अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ CS 607 लेक्चर नंबर 8 to 13 हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है प्रोग्रेसिव डीपनिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम BFS और DFS दोनों को अप्लाई करते हैं और गोल को हासिल करने के लिए लेवल बाय लेवल चलना पड़ता है इसमें। और क्योंकि हम दोनों लेवल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, DFS को भी और BFS को भी, इस तरह से हमें गोल तक पहुँचने में आसानी हो जाती है और हम जल्दी कम टाइम में ईजिली हम गोल तक जल्दी पहुँच जाते हैं। इससे पहले हम टारगेट को हाफ पार्टीशन कर लेंगे। अगर हमें पहले गोल मिल गया तो हम अगले हिस्से को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हमें गोल ना मिले तो फिर हम अगले नोट्स तक भी जाना पड़ता था, जहाँ तक हमें गोल ना मिल जाए तब तक हम BFS और DFS दोनों को अप्लाई करेंगे और जब गोल हासिल हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ह्यूरिस्टिकली इन्फॉर्म्ड सर्च। अब इसमें क्या होता है कि हम तुक्का लगाते हैं, यानी गैस करते हैं कि गैस करते हैं। बाज़ का तो हमारा जो तुक्का यानी गैस जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये ठीक नहीं भी होता गोल के करीब पहुंचने के लिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास हम एक एग्जांपल शो करती हूँ मैं आपको कि फ़र्ज़ करें अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक थोड़ा रुक रुक के चलती है, झटके लगाती है, तो हमें लगता है कि शायद पेट्रोल कम रह गया या पेट्रोल थोड़ा सा रह गया है जिसकी वजह से बाइक नहीं चल रही। लेकिन वजह कोई और होती है, शायद उसके इंजन में कोई रुकावट आई हो या कोई और वजह हो। तो बाज़ का तो हमारा गैस सही हो जाता है, लेकिन बाज़ का गैस सही सही नहीं होता। तो हम इसे ह्यूरिस्टिकली इन्फॉर्म सर्च कहते हैं, यानी कि ऐसे सर्च जिसमें हम गैस लगाएं और वो बाज़ का ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभार ठीक नहीं हो गोल के करीब पहुंचने के लिए। तो हम इस सर्च को क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिकली इन्फॉर्म सर्च। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये एक हमारे पास ग्राफ है और एक नीचे है। अब यहाँ पे C और G का डिस्टेंस 2 है, और जबकि यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में C और G के आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है। तो ये एक ह्यूरिस्टिकली सर्च है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है हिल क्लाइंबिंग। अब ये क्या होता है कि इसमें हम DFS से काम लेते हैं और डेप्थ से स्टार्ट लेकर पीक तक पहुंचना होता है इसमें। और इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लेट्यू प्रॉब्लम और रिच प्रॉब्लम। बस ये कॉन्सेप्ट आपने रीड रखना है और प्रॉब्लम्स के नेम भी याद कर लेने हैं। अब बीम सर्च क्या होती है, ये इसमें हम दो एल्गोरिदम दो लेते हैं और इस पर काम करना होता है। तो लिमिटेड सर्च होती है, इसमें लिमिट में रहकर काम करना होता है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एक्सप्लोर करते हैं इसमें। अब मिनिमम वैल्यू को लेना होता है, क्यू लेते हैं और विजिट टेबल बनाते हैं। तो क्यू वैल्यूज़ को हम जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जो जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एक्सप्लोर करना होता है, तो वो हम क्यू में लिखते हैं, और जहाँ जहाँ हम विजिट करते हैं उसको विजिटेड में लिखते हैं। और ये अमल तब तक जारी रखते हैं जब तक हम गोल तक ना पहुँच जाएं। बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी जिसका डिस्टेंस कम हो उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसकी वैल्यू को टेबल में बनाकर क्यू और विजिटेड बनाकर शो करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तमाम पॉसिबल वे को चेक करते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना होता इसमें। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन ब्रांच एंड बाउंड ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब आपने अच्छे से याद रख लें कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, एस्टिमेट नंबर 1 पे और नंबर 2 पे डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये 2 पॉइंट्स आपने अच्छे से रट लेने हैं। अब हेस्टेरिक प्रोसीजर क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें ब्रांच एंड बाउंड तकनीक है विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडर एस्टिमेट एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग की इम्प्रूवमेंट के साथ ही होती है। यानी कि ये आपने इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और MCQ में भी पूछ सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब है हेस्टेरिक प्रोसीजर में अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होगा। फ़र्ज़ करें अब हमने मरी से लाहौर का सफ़र करना है, ठीक है ना। तो हम मरी से लाहौर तक ही जाएंगे, लाहौर से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, और हमने यहाँ पे ओवर एस्टिमेट नहीं करना, बस अंडर एस्टिमेट ही रहना है, यानी कि लाहौर तक ही जाना है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हमें एक ट्री है, अगर हमें गोल मिल गया, गोल तक हमने बस जाना है और उसके आगे हमने प्रोसीड नहीं करना, उसके आगे नहीं जाना, तो हम इसे क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम शॉर्ट वे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जिसका डिस्टेंस कम हो उसकी तरफ हमने प्रोसीड करना होता है। पर्सरियल सर्च एक ऐसी सर्च है जिसमें गेम प्ले होती है टू कंपोनेंट के दरमियान, जिसे हम नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये मिनीमैक्स प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें क्लैरिफाई किया जाता है एडवर्सरियल सर्च के कॉन्सेप्ट को। यानी कि ऐसी गेम होती है जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी मिनीमैक्स प्रोसीजर ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसका, वहाँ पे ये जल्दी प्रोसीड करेंगे ताकि अपने गोल तक ईजीली जल्दी से आसानी से पहुँच पाएँ।
जेनेटिक एल्गोरिदम की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कहते हैं कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखें, ठीक है ना। जेनेटिक एल्गोरिदम एक ऐसी सर्च मेथड है जिसमें मल्टीपल सर्च पाथ यूज़ होते हैं पैरेलल तरीके से। हर स्टेप में करंट स्टेट ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ दिस पाथ्स आर कनेक्ट कंबाइंड अ न्यू पाथ, ठीक है। दिस वे ऑफ सर्च पाथ डोंट रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंस्टीड दे शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर, वो दूसरों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दस ट्राई टू इम्प्रूव दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं द कंप्लीट सर्च पेज में। अब इसको मैं वाज़ेह करती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक साइंसदान है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना। साइंटिस्ट के पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है। अब वो दोबारा से उन्हीं पे दोबारा से वर्क करे और कोई चीज़ है उस पे वर्क करे, ठीक है ना। तो उससे अच्छा उसके पास सामने रिज़ल्ट आएगा। जो पहले चीज़ थी जिस पे वो सर्च कर रहा था उससे अच्छी चीज़ वो पब्लिक के सामने लेकर आएगा, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसी सर्च है जिसमें पहले पिछले पाथ से अच्छे पाथ जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे कहा कि बेसिक जनरेटिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है पॉपुलेशन का रैंडमली, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है कि हर एक सोल्यूशन को अटैम्प्ट किया जाता है और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, और फिर नेक्स्ट इनहेरिटेंस और म्यूटेशन को यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए। ये बेसिक जेनेटिक एल्गोरिदम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक एल्गोरिदम को हम जीए भी कहते हैं, और ये 8 क्वीन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम जेनेटिक एल्गोरिदम के अंडर सॉल्व करते हैं। 8 क्वीन को हम चेस बोर्ड पे प्लेस करते हैं, और जो चेस बोर्ड होता है उसमें 8 कॉलम्स और 8 रोज होती हैं, और हमने ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होता है जो आपस में ना हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा हो, टच कर रहा हो, और ना ही वर्टिकली, और ना ही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और ना ही क्रॉस कर रहा हो एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास 8 वैल्यूज़ है। हमारे पास फर्स्ट वाली 2 है, यानी हमने 8 रोज और 8 कॉलम पे चेस बनाया। फर्स्ट वाली कॉलम में 2, सेकंड 6 और थर्ड 8, इस तरह से फिर थर्ड, फिर फोर्थ ब्लॉक, फिर फिफ्थ ब्लॉक, इस तरह फिर थर्ड, और फिर लास्ट पे 1 यानी फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक से वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि कोई आपस में क्रॉस कर रही है और कौन सी वैल्यू नहीं कर रही। अब देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉस कर रही है। उन्होंने बताया कि Q1 वाली जो वैल्यू है वो इसमें कोई भी क्रॉस नहीं कर रही पे, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली और ना ही क्रॉस में एक दूसरे के साथ के टच कर रही है, यानी कि किसी को भी ये टच नहीं कर रही। तो ये किसी के पे अटैक नहीं कर रही Q1। नेक्स्ट नंबर Q2 पे देखें तो ये भी किसी पे अटैक नहीं कर रही, यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या क्रॉस में देखें तो किसी पे भी अटैक नहीं कर रही। इस तरह से अगर हम Q3 में देखें तो ये कर रही है Q6 वाली रो में क्रॉस के ज़रिए से। ना ये हॉरिजॉन्टली कर रही ना वर्टिकली, बल्कि क्रॉस के ज़रिए से ये कर रही है एक दूसरे को अटैक, यानी मिल रही है, टच कर रही है। अब यहाँ पे Q1 और Q2 किसी पे भी अटैक नहीं कर रहा, बल्कि Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ये सब पे अटैक कर रहे हैं। Q3 किस पे अटैक कर रहा है? Q6 पे, Q4 Q5 पे अटैक कर रहा है, Q5 Q4 पे अटैक कर रहा है, Q6 Q5 पे अटैक कर रहा है, Q7 Q4 पे अटैक कर रहा है, Q8 Q5 पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास 2 ऐसे हैं जो कि किसी पे भी अटैक नहीं कर रहे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 2। नंबर ऑफ क्वींस डैट कैन अटैक नन, यानी कि नंबर्स कितने हैं जो कि अटैक नहीं कर रहे? 2, यानी कि हमारी फिटनेस क्या हुई? 2। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है जेनेटिक एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमने क्रॉस ओवर को चूज़ करना है। तो हमारे पास 2 चेस्ट हैं, 8 रोज एंड 8 कॉलम्स वाली। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये है हमारे पास। अब हमने इसका क्रॉस ओवर चेक करना है। एक का 2 आंसर है, यानी कि 2 वैल्यूज़ किसी पे भी अटैक नहीं कर रही, और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ किसी पे भी अटैक नहीं कर रही। फर्स्ट वाले चेस्ट में 2 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं कर रही, और जबकि सेकंड वाले में 3 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं कर रही। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने नेक्स्ट राइट करना है ए और बी का नेम देकर, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखनी है और इसका क्रॉस ओवर करवाना है। क्रॉस ओवर कैसे करवाना है? फर्स्ट पे हमने इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 8 वैल्यूज़ हैं, 4 का पेयर बना लेना है हमने। 4 यहाँ पे, 4 इस साइड पे, इस ये भी 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे। अब जो फर्स्ट वाला हाफ है ऐसे ही लिखना है, और सेकंड का हाफ जो है वो फर्स्ट वाले के साथ राइट कर देना है, तो ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। और इस तरह सेकंड का हाफ फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देना, और
फर्स्ट का जो सेकंड वाला हाफ था वो फर्स्ट सेकंड के साथ लिख देना है, यानी कि 8572 ऐसे ही लिखा, और जो सेकंड वाला था वैल्यूज़ 7165 वो हमने इसके साथ लिख दी फर्स्ट वाले के साथ। और जो इस तरह से जो 8572 के साथ वैल्यूज थी 7135 यहाँ सेकंड पे आ जाएंगी, और क्रॉस करवा देना एक दूसरे के साथ, यानी फर्स्ट ए की तो सेकंड बी पार्ट की, इस तरह फर्स्ट ए सेकंड बी की तो फर्स्ट ए की, यानी ये इसे हम नेम देते हैं ए का और इसको देते हैं बी का। और यहाँ पे अब हम इन अगलों को नेम देंगे चाइल्ड जो बनाए हैं हमने, सी और डी। यानी अब हमने ये वैल्यूज कैसे हासिल किया, इन दोनों को क्रॉस लेकर, पेरेंट्स का क्रॉस लेकर अब हमारे पास चाइल्ड आ गए। तो इसे हम ये कौन सी अप्रोच हम कर रहे हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं ABCD। अब चारों का हमने अलग-अलग से चेस्ट बनाना है, यानी 8 रोज़ 8 कॉलम्स, और सब वैल्यूज़ को तरतीबवार इनके अकॉर्डिंग पुट कर देना है। अब हम देखना है कि सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है इनकी, इसमें 2 वैल्यूज़ किस पे अटैक नहीं कर रही है वाले में, बी वाले में 3 वैल्यूज़ किस पे अटैक नहीं कर रही, सी वाले में 2 वैल्यूज़ और डी वाले में 4 वैल्यूज़, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 4 वैल्यू है, तो उस चेस्ट को हमने लेना है, उस वैल्यू को हमने लेनी है। अब हम इस वैल्यू को लेते हैं। अब इसमें 4 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं करेंगी दूसरे के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि इनको इन नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने किसी एक नंबर में का डिजिट जो है, अगर वो 1 है तो 0 कर देना है बाइनरी नंबर में। इस तरह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और दोबारा से हमें चेस बनाना है, और उसमें 8 रोज़ 8 कॉलम्स होंगे, और इन वैल्यूज़ को पुट करना है, और यहाँ पे 6 की जगह 3 आ गया। इस तरह पे लास्ट पे हमारे पास सोल्यूशन आएगा कि कोई भी वैल्यू आपस में किसी पे भी अटैक नहीं कर रही होती है, ना हॉरिजॉन्टली, ना वर्टिकली, ना ही क्रॉस में, ठीक है। तो यानी कि इसकी 8 करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि कोई 8 की 8 वैल्यूज़ किसी पे भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रही होंगी। तो ये एग्जैक्ट आंसर है। ये फ्लो चार्ट है समराइज़ किया गया जेनेटिक एल्गोरिदम को। यहाँ पे क्रॉसओवर की डेफिनेशन है कि ये सिंपलेस्ट वे है, परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है हेड ऑफ वन इंडिविजुअल टू द टेल ऑफ द अनदर, यानी कि फर्स्ट का हेड तो सेकंड की टेल, अगर सेकंड का की टेल होगी तो फर्स्ट का हेड होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू C और D एक और बन जाएगी चाइल्ड में। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।